फूड क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स जिनका इस्तेमाल हम फूड के रूप में नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रबर। रबर इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप। रबर एक ऐसा क्रॉप है जिसको इक्वेटोरियल रीजन में यानी इक्वेटर के आसपास के रीजन में उगाया जाता है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस it is also grown in tropical and subtropical areas। विशेष परिस्थिति में यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जाता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है जहां रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गारो हिल्स ऑफ महाराष्ट्र। फाइबर क्रॉप्स means the crops which are used for obtaining fiber for making clothes। यानी ऐसे क्रॉप्स जिनसे हम रेशे प्राप्त करते हैं तथा जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने कपड़ों को बनाने में करते हैं। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। भारत में 4 सबसे महत्वपूर्ण मुख्य रूप से प्रोड्यूस किए जाने वाले फाइबर क्रॉप्स हैं। ये हैं कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। द फर्स्ट 3 आर derived फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। इनमें से शुरू का जो 3 है यानी कॉटन, जूट और हेम्प, ये नेचुरल फाइबर है जो प्लांट से प्राप्त किया जाता है। द लेटर इज obtained फ्रॉम cocoons of silkworms fed on green leaves, especially mulberry। जो लास्ट में हमने देखा यानी सिल्क कीड़ों से प्राप्त किया जाता है जिसको सिल्क वर्म कहा जाता है। मलबरी नाम की स्पेशल ट्री पर इनकी रियरिंग की जाती है, यानी सिल्क वर्म को मलबरी ट्री के लीव्स पर पाला जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का अर्थ होता है सिल्क वर्म को पालना ताकि उसे रेशे प्राप्त किया जा सके। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे आप बच्चों को याद रखना चाहिए। प्रायः एग्जामिनेशन में सेरीकल्चर के डेफिनेशन को पूछा जाता है। द नेक्स्ट फाइबर क्रॉप इज कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के लिए भारत एक वास्तविक घर जैसा है, यानी भारत काफी सुटेबल प्लेस है कॉटन की प्रोडक्शन के लिए। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल है। इन 2015 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। 2015 में इंडिया का जो स्थान था वो सेकेंड लार्जेस्ट था, पहला स्थान चाइना को था। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू रीजन में जो ब्लैक सॉइल पाया जाता है वह बिल्कुल ही सुटेबल है कॉटन के ग्रोथ के लिए। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। इसके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता कम होती है या थोड़े बहुत इरिगेशन से भी कॉटन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज फॉर इट्स ग्रोथ is required. It is a kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. यह एक खरीफ क्रॉप्स है और इसे मैच्योर होने में 6 to 8 months का वक्त लगता है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब,
Haryana and Uttar Pradesh. The next crop is jute. Jute is also known as golden fiber. जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है. Jute grows well on well-drained fertile soil in the flood plains where soils are renewed every year. जूट के प्रोडक्शन के लिए फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता होती है. प्रायः ये फ्लड प्लेन्स में उगाया जाता है जहां पर सॉइल हर साल रिन्यूड होता है. हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के समय में काफी अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है. वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा and Meghalaya are major jute producing states. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. जूट का जो मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है वो है गनी बैग का निर्माण करना, मैट बनाना, रोप्स यानी रस्सियां बनाना, यार्न यानी धागे बनाना, कारपेट्स बनाना. ये सभी चीजें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और जो जूट से बनाई जाती हैं. ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर. आज जूट ने अपना एक बड़ा सा बाजार खो दिया है और उस पर सिंथेटिक फाइबर का वर्चस्व कायम हो गया है. इसका मुख्य कारण है जूट काफी महंगा है सिंथेटिक फाइबर की तुलना में. एंड पैकेजिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन या प्लास्टिक जैसे जो सब्सटेंस हैं ये काफी सस्ते और टिकाऊ होते हैं जिनकी वजह से जूट को काफी अधिक चैलेंज करते हैं. टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. संस्थागत और तकनीकी सुधार. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. एग्रीकल्चर भारत में हजारों हजार वर्षों से चलता हुआ आ रहा क्रियाकलाप है. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. लेकिन आज के समय में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में काफी बाधा उत्पन्न हो गई है और इसका जो मुख्य कारण है वो है हम सही ढंग से लैंड रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. हमने टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस पर्याप्त रूप से नहीं किए हैं. आज भी हमारे एग्रीकल्चर करने का जो मेथड है वो पुराना है. In spite of development of resources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. आज के डेट में एग्रीकल्चर के लिए आज भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है फार्मर्स का जो नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करते हैं और इरिगेशन के लिए आज भी मॉनसून पर डिपेंड करते हैं. For example, for a growing population, this poses a serious challenge. और जैसा कि आप जानते हैं भारत की आबादी काफी बढ़ चुकी है और बहुत तेजी से बढ़ रही है. इस परिस्थिति में एग्रीकल्चर का ये दशा ये हाल होना काफी बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है. एग्रीकल्चर which provides livelihood for more than 60% of its population needs some serious technical and institutional reform. एग्रीकल्चर जो लगभग 60% से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है आज इस एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की आवश्यकता है. thus कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कोऑपरेशंस एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारीज वर गिवन प्रायोरिटी to bring about institutional reform in the country after independence. आज़ादी के बाद से बहुत सारे संस्थागत सुधार हुए हैं जिसमें कलेक्टिवाइजेशन, लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन, कोऑपरेशन और एबोलिशन ऑफ जमींदारी शामिल है. दे वर गिवन प्रायोरिटी. इन्हें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया गया इन पर और ऐसे रिफॉर्म्स किए गए. लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान. आप जानते हैं भारत सरकार 2017 ईस्वी से पूर्व
5 ईयर प्लान के सिद्धांत पर काम करती थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा मेन एजेंडा लैंड रिफॉर्म ही था। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस had already led to fragmentation of land holdings, necessitating consolidation of holdings. हमारे देश में राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से जमीनों के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं कि इन पर खेती बाड़ी करना, मॉडर्न एग्रीकल्चर करना काफी मुश्किल है। इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से आज लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन की आवश्यकता होती है। लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि किसानों के पास जो छोटे छोटे लैंड के टुकड़े हैं उन्हें एक जगह देना। जमीन के अलग अलग टुकड़ों को हम एक जगह ला तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम दोबारा से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को करके और फिर प्लॉट्स को बड़ा कर सकते हैं। The laws of land reforms were enacted, but the implementation was lacking और lukewarm. ऐसा नहीं है कि लैंड रिफॉर्म के लिए हमारे देश में प्रयास नहीं हुआ, प्रयास तो किए गए, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में ऐसा नहीं हो पाया, या हुआ भी तो बहुत कम मात्रा में देखने को मिला। The government of India embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in 1960s and 1970s. भारत की सरकार ने 1960 और 1970 के दशक में हर संभव प्रयास किया एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए, और इसी का परिणाम था द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेट टेक्नोलॉजी एंड द व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड वर some of the strategies initiated to improve a lot of Indian agriculture. तो ऐसे ही strategies गवर्नमेंट ने लिए ताकि इसमें सुधार हो सके, but this too led to the concentration of development in few selected areas. गवर्नमेंट ने जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिला। In Green Revolution during 1960s and 1970s, the production of different types of crops grew multi times. यहाँ तक कि गेहूं के फील्ड में कई जगहों पर 9 से 10 गुने अधिक पैदावार बढ़ गए थे। तो निसंदेह हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन करके बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, बट इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट अब देखने को मिल रहे हैं। Therefore, in 1960s and 1990s, comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technological reforms. अब 1980s और 1990s के दशक में ऐसे कई प्रोग्राम लॉन्च किए गए, कई प्रोग्राम शुरू किए गए जिनका उद्देश्य एग्रीकल्चर के क्षेत्र में संस्थागत रिफॉर्म लाना था। Provisions for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire, diseases, establishment of Grameen Bank, cooperative societies and banks for providing loans facilities to the farmers at lower rate of interest were some of the important steps in this direction. तो लैंड रिफॉर्म के फील्ड में गवर्नमेंट ने कौन कौन से कार्य किए? फ्लड कंट्रोल करने का प्रयास किया, साइक्लोन कंट्रोल करने का प्रयास किया। साइक्लोन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ उससे होने वाले नुकसान को कम से कम करने का प्रयास किया जाता है। फायर एंड डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रयास किया। ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिश किए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टेब्लिश किए गए, और ओवरऑल इससे भी बड़ी बात, बैंक्स के माध्यम से किसानों को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट यानी लोन प्रोवाइड किए गए, जिससे कि वो एग्रीकल्चर सही ढंग से कर सकें। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, आज आपने इनके बारे में सुना होगा। अधिकांश किसानों के पास आज किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसके तहत बिल्कुल सस्ते दर पर लोन प्राप्त होती है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो किसानों को इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करता है।
Moreover, special weather bulletins and agriculture programs for farmers were introduced on radio and television. किसानों के लाभ के लिए रेडियो और टेलीविजन पर स्पेशल वेदर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं ताकि किसानों को अपने एग्रीकल्चर में इससे लाभ मिल सके. Moreover, special weather bulletins and agriculture programs for farmers were introduced on radio and television. The government also announced minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. इसके अतिरिक्त सरकार ने गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अनाउंसमेंट किया. मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अर्थ होता है किसानों को न्यूनतम मूल्य उनके फसलों को देना. प्रायः ऐसा होता है कि बाजार में जब फसल कटने के बाद फूड ग्रेन्स की सप्लाई बढ़ जाती है तो उनकी कीमत काफ़ी कम हो जाती है और किसानों को नुकसान सहना पड़ता है, कम कीमत पर अपनी फसलों को बेचना पड़ता है. गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से एक निश्चित प्राइस फिक्स करती है जिससे नीचे किसानों को जाने की आवश्यकता नहीं होती. अगर बाजार में उससे बेहतर कीमत नहीं मिलता तो लोग गवर्नमेंट के डिपो में अपने वस्तुओं को बेच करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं. इससे किसानों को काफ़ी अधिक लाभ हुआ. बाजार में जो स्पेक्युलेटर्स और मिडिलमैन होते हैं उनसे इनकी रक्षा हो गई, इन्हें काफ़ी आर्थिक लाभ हुए.